देखो अभी हमने 11th क्लास के फिजिक्स में एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, यूनिट डायमेंशन, एरर एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पहली बात तो यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। यूनिट क्या होता है, डायमेंशंस क्या होती है। तो लास्ट क्लास में एक बार जो पढ़ा उसको तुरंत रिकैप कर लेते हैं। मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको अपन मेजर कर सकते हैं, फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तीन तरह की होती है, फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। सबसे पहले फंडामेंटल कौन सी होती है, जिनका एक अपने आप में सेपरेट एग्जिस्टेंस हो, यानी कि वो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे। ऐसी क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। मैंने आपको वॉल्यूम का एग्जांपल दिया। वॉल्यूम लेंथ विड्थ हाइट का मल्टीप्लाई होता है। तो वॉल्यूम जो है लेंथ के 3 बार मल्टीप्लाई होने पे डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम क्या है, डेराइव्ड है, और लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। कुछ और भी एग्जांपल्स देखे हमने, है ना। फिर डेराइव्ड जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। और फिर मैंने बताया यूनिट क्या होती है। यूनिट कोई भी एक रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, जिसका मैग्नीट्यूड कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट और मैग्नीट्यूड। तो मैंने 10 केजी को ऐसे समझना है हमेशा कि 10 इंटू क्या है, 1 केजी, यानी कि 1 केजी का 10 गुना है। फिर कोई कंफ्लिक्ट ना हो फंडामेंटल और डराइव्ड यूनिट में, तो हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कुछ स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट्स बता दी। इनको 7 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम बोलते हैं। फिर सप्लीमेंट्री, जिनका खुद का कोई यूनिट नहीं होता, अलग से अपन को यूनिट देना पड़ता है। सॉलिड एंगल और एंगल इसी में आते हैं। यूनिट सिस्टम के 2 टाइप, एमकेएस एंड सीजीएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने लिखी है ना, इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होते हैं। 1 केजी मास का स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है ना। 1 मीटर लेंथ का स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस एक बार देख लेते हैं। थ्योरेटिकल है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सीधा थ्योरेटिकली वो बता देता हूँ। देखो 7 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम में डेफिनेशन, लेंथ जिसको मीटर में मेजर करते हैं, जिसका सिंबल एम होता है। मीटर का डेफिनेशन क्या होता है यहाँ पर, देखो, द मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। इट इज डिफाइंड बाय फिक्सिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एट 299 792 458 मीटर पर सेकेंड यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में अगर हम इतनी स्पीड से अगर कोई लाइट कुछ सेकंड में ट्रेवल करती है तो वो मीटर होती है। किलोग्राम देखो क्या यूनिट होती है किलोग्राम में, इट इज डिफाइंड बाय फिक्सिंग द प्लैंक कांस्टेंट एच एट, इस पे मतलब ये कुछ एक डेफिनेशंस होती है जो आप कुछ जो है अभी नॉर्मल 11th-12th लेवल में आप समझ जाते हो, कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे भी चीजों को समझते हो। उसमें क्या किया गया, क्योंकि देखो दुनिया में क्या होता है कि जितनी भी क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटीज डिफाइन अलग अलग तरह से की जा सकती है। जैसे 1 केजी मास मैं इंडिया में कुछ मान रहा हूँ, हो सकता है कहीं अमेरिका में या फॉरेन में 1 केजी मास को कुछ अलग तरीके से लिया जाए। तो ऐसा पॉसिबल है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि मेरा 1 केजी मास और दुनिया के जितने भी लोग हैं उनका 1 केजी मास क्या हो, सेम हो। तो इसको यूनिफॉर्म करने के लिए, और कभी भी बदले नहीं, कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाए, कोई बड़ा विस्फोट हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रलय भी आ जाए, पर वो डेफिनेशन चेंज नहीं हो, उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि जो नेचर में ऑलरेडी कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्व किए गए, उन एक्सपेरिमेंट्स का यूज करते हुए क्या किया गया, जैसे लेंथ का डेफिनेशन, किलोग्राम का, सेकंड का डेफिनेशन, करंट का डेफिनेशन और टेम्परेचर का डेफिनेशन बना दिया गया अलग तरीके से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, लुमिनस इंटेंसिटी का, ये अलग अलग डेफिनेशन बना दी गई। जैसे केल्विन क्या है,
इट इज डिफाइंड बाय फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट का यूज करते हुए। तो इस तरह से ये डेफिनेशंस रहती है ना। कुछ एक थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। अपन अपने कार्य पे वापस आते हैं। देखो अभी टाइप्स ऑफ यूनिट्स जो है एमकेएस एंड सीजीएस हो गई। अब देखो नेक्स्ट जो इसमें एक टॉपिक या पॉइंट पढ़ते हैं वो है पावर ऑफ 10। क्या है? पावर ऑफ 10। यानी कि अगर 10 की कोई पावर हो तो उसको किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करते हैं। कभी आप देखते हैं किलो, कभी आप देखते हैं सेंटीमीटर, कभी आप देखते हैं नैनोमीटर, कभी आप देखते हैं माइक्रोमीटर। तो ये जो अलग अलग वैल्यूज आती है, ये सारी वैल्यूज कैसे आती है? पावर ऑफ 10 से आती है ना। तो इस पावर ऑफ 10 का एक नाम दिया जाता है कुछ पावर ऑफ 10 को, वो नाम की लिस्ट जो है अपन यहां पे देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10, जैसे 10 की पावर अगर मान लो लें, देखो पावर ऑफ 10 में कहां से शुरू करने वाले हैं? 10 रेज़ टू पावर जो -15 है वहां से शुरू करते हैं। देखो 10 रेज़ टू पावर -15 को बोलते हैं फेमटो। क्या बोलते हैं? फेमटो। इसका सिंबल होता है स्मॉल एफ। क्या होता है इसका सिंबल? स्मॉल एफ। हमारे एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस का साइज इस ऑर्डर का होता है 1 फेमटोमीटर, यानी 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर ऑर्डर का होता है किसका? न्यूक्लियस का साइज, है ना। ये साइज ऑफ न्यूक्लियस का, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये ध्यान रखना पॉइंट बताइए। साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज जो है फेमटोमीटर ऑर्डर का होता है। 10 रेज़ टू पावर -15 को क्या बोलते हैं अपन? फेमटो। एफ, स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखे कि 1 फेमटोमीटर, तो उसका मतलब क्या है? 1 इंटू फेमटो मतलब 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर। 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर को आप क्या बोल सकते हो शॉर्ट में? फेमटोमीटर, एफएम बोल सकते हो। समझ में आई बात? तो ये जो पावर ऑफ 10 है, इनको अपन इस तरह से यूज करते हैं सिंप्लीफाई करके। अब -15 से 3 और नीचे है, -12, इसको बोलते हैं क्या? पीको। क्या बोलते हैं? पीको। स्मॉल पी सिंबल रहता है इसका, ठीक है। 10 रेज़ टू पावर -12 को क्या बोलते हैं? पीको, स्मॉल पी सिंबल। फिर 10 रेज़ टू पावर -9 आता है, सीधा 3 पावर लेता हूं, लेकिन चलो उसी को ले लेते हैं। 10 रेज़ टू पावर -9 को बोलते हैं नैनो, सिंबल होता है उसका स्मॉल एन। -9 को क्या बोलते हैं? नैनो, सिंबल हो गया स्मॉल एन। फिर आता है 10 रेज़ टू पावर -6, इसको बोलते हैं माइक्रो, इसका सिंबल होता है म्यू। यू को थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा कोई सिंबल होता है म्यू, ऐसे इसको म्यू बोला जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? म्यू। म्यू नाम से इसको सिंबल को डिनोट करते हैं। 1 माइक्रोमीटर है तो इसका मतलब क्या है? 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर है। फिर -6 के बाद आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -3, ये हो जाएगा मिली। क्या हो जाएगा? मिली। ये सिंबल क्या हो जाएगा इसका? स्मॉल एम हो जाएगा, मिली, स्मॉल एम सिंबल। फिर देखो नेक्स्ट आता है 10 रेज़ टू पावर -2। क्या आता है? -2 को बोलते हैं सेंटी। क्या बोलते हैं? सेंटी। आप जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर पढ़ते हो ना, तो मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया? 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। तो सेंटीमीटर का सिंबल क्या होता है? स्मॉल सी होता है। फिर 10 रेज़ टू पावर -1, इसको बोलते हैं डेसी। क्या बोलते हैं? डेसी, स्मॉल डी सिंबल होता है। देखो मिलीमीटर और सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, डेसीमीटर थोड़ा कम यूज होता है, डी। ये डेसीमीटर यूज होता है अपना कंसंट्रेशन टर्म होती है ना उसमें, डेसीमोलर सॉल्यूशन। जैसे कहीं पे डेसीमोलर लिखा है तो इसका मतलब क्या है?
टेन रेस्ट टू पावर माइनस वन यानी कि 0.1। टेन रेस्ट टू पावर माइनस वन का मतलब क्या हो गया? 0.1। ठीक है, तो टेन रेस्ट टू पावर माइनस वन हो गया। अब देखो ये माइनस वन तक जितनी भी पावर थी, इनके सिंबल सबके स्मॉल में होते हैं। क्या होते हैं? सबके स्मॉल लेटर्स में सिंबल होते हैं। लेकिन जैसे ही हम 10 की पावर प्लस में जाते हैं तो सिंबल कैसे आएंगे? अब कैपिटल लेटर्स में आएंगे। जैसे 10 रेस्ट टू पावर प्लस वन की बात करूं तो उसको बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं? डेका। डेका का सिंबल कैपिटल डी हो जाएगा, है ना। कम यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होता। 10 रेस्ट टू पावर थ्री बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या सिंबल होता है? किलो। किलो का कैपिटल के। जैसे किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम क्या हो गया? 10 रेस्ट टू पावर 3 ग्राम। 1000 ग्राम, है ना। 1000 को क्या बोला जाता है? किलो बोला जाता है ना। ये 2.5 किलो का हाथ मुझे दे दे गा दिया। नहीं, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो वो उठता नहीं है, उठ ही जाता है। नहीं, तो 2.5 किलो। किलो मतलब 10 रेस्ट टू पावर 3। फिर आता है 10 रेस्ट टू पावर 6। ये होता है मेगा। क्या होता है? मेगा। मेगा रे मेगा, बरसो रे मेगा, है ना। तो मेगा कितना होता है? जैसे आप पढ़ते हो इतने मेगावाट का सोलर प्लांट लगा, इतने मेगावाट का इलेक्ट्रिक प्लांट लगा, पढ़ते हैं ना अपन। तो वो मेगा क्या होता है? 10 रेज़ टू पावर 6 होता है। सिंबल क्या हो जाएगा इसका? कैपिटल एम। फिर 10 रेज़ टू पावर 9 क्या आता है? 10 रेज़ टू पावर 9 ये होता है गीगा। क्या होता है? गीगा, कैपिटल जी। आप पढ़ते हो ना MB GB, 2 GB रिमूव दे दे पहला, है ना। 5 MB का सॉन्ग होता है तो वो मेगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है। जैसे 1000 MB जब मिलेंगे तो 1 GB बन जाता है ना। फिर हार्ड डिस्क में क्या आता है? टेराबाइट, टीबी। तो 9 में भी फिर आगे जाओगे तो 10 रेज़ टू पावर जो 12 होता है उसको क्या बोलते हैं? टेरा। क्या बोलते हैं? टेरा। टेरा का सिंबल होता है कैपिटल टी। समझ आई बात? जो 1000 GB होता है वो 1 TB के बराबर होता है ना। फिर 10 रेज़ टू पावर 15 ये हो जाता है पेटा। सिंबल हो जाता है कैपिटल पी। तो इस तरह से ये पावर ऑफ 10 के अलग अलग सिंबल होते हैं। नोट कर लीजिए, ठीक है। पावर ऑफ 10 समझ में आया? अब देखो पावर ऑफ 10 मतलब ये है क्या, है ना। इसको समझना कि आप कोई भी 10 की पावर है उसको एक छोटे से सिंबल में डिनोट करके जो बहुत ज्यादा कम वैल्यूज है, जैसे माइनस पावर है तो वो क्या है? बहुत ज्यादा कम वैल्यूज को डिनोट करती है। और बहुत ज्यादा वैल्यूज है 10 रेज़ टू पावर प्लस 15, बहुत ज्यादा है ये वैल्यू, है ना। तो उनको अपन कैपिटल वाले सिंबल्स में यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी देखो कुछ रहते हैं, जैसे ये देखो, ये जो पावर्स है ये तो सबके लिए यूज हो सकता है। ये आप लेंथ के लिए भी यूज कर सकते हो, मास के लिए भी यूज कर सकते हो, करंट के लिए, किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन लेंथ के लिए एक स्पेशल यूनिट होती है, ये होती है पावर ऑफ 10। 10 की पावर 10 जो -10 जो मीटर होता है ना। 10 की पावर -10 मीटर, ये केवल मीटर के लिए यूज होता है। ये क्या होता है? आर्म स्ट्रॉन्ग। इसको 1 आर्म स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। आर्म स्ट्रॉन्ग, ए के ऊपर छोटी सी बिंदी, है ना। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था उसी के नाम से कुछ लिखा गया है, आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग, जैसे 1 आर्मस्ट्रॉन्ग जो होता है वो 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। ये किसके लिए यूज होता है? ओनली फॉर लेंथ। किसके लिए? ओनली फॉर लेंथ। केवल और केवल लेंथ के लिए ही यूज होता है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर जो है वो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है, ठीक है। देखो जैसे आप पढ़ते हो ना 1 सेंटीमीटर, तो इसमें सी लगाया, इस सी का मतलब क्या है? 10 रेज़ टू पावर -2, है ना। ये 1 क्या सेंटी क्या हो गया? 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर हो गया,
है ना। अब देखो 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10⁻²। इस 1 सेंटीमीटर में 10⁻² का डिवाइड कर देंगे। 10 की पावर जो नीचे होती है जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाती है, प्लस का हो जाता है। तो 10⁻², यानी कि 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। और एग्जाम्पल देखो इन कन्वर्जेंस के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 कोई दे दिया मिलीमीटर, कितना दे दिया, मिलीमीटर। तो मिली मतलब कितना, 10⁻³ मीटर। मिली का यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, स्मॉल m क्या है, मिली, है ना। तो 1 मिली क्या हो गया, 1 मिलीमीटर क्या हो गया, 10⁻³ मीटर। अगर आपको 1 मीटर पता लगाना है तो आप क्या करोगे, 10⁻³ का डिवाइड कर दोगे, यानी कि 1 मीटर की जो वैल्यू है ये 10⁻, ऊपर जाएगा 3 तो ऊपर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। यानी कि 1 मीटर जो है क्या, 1 मीटर वो 10⁻+3 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10⁻+3 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। आई बात समझ में। ठीक है, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर जो है 10⁻+3 मीटर के बराबर होता है। जैसे माइक्रो मैक ये सब भी देख लो, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर। या फिर 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻+6 माइक्रोमीटर के बराबर। देखो -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। किलोग्राम में आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, जैसे 1 kg है तो एक्चुअल में क्या है, वो 10⁻³ ग्राम है। के का मतलब क्या है, 10⁻+3। समझ आई बात। जो MB होता है, 1000 MB जब मिलता है, देखो 1000 MB क्या हो जाएगा, ये 10⁻6 हो गया, ये 10⁻³ हो गया। 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 10⁻9 क्या हो जाएगा, 1 GB हो जाएगा। तो 1000 MB किसके बराबर होता है, 1 GB के बराबर हो जाता है। समझ आई बात। 1000 मेगाबाइट जो है 1 गीगाबाइट के बराबर हो जाएगा। और 1000 गीगाबाइट अगर हो तो ये देखो गीगा तो हो गया 10⁻9, और 3 और ऐड कर दिया तो उसमें 10⁻12, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻12, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, टेराबाइट। तो ये 1 TB के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1 TB के बराबर हो जाएगा। तो ये पावर ऑफ 10 जो है, ये है देखो 2 स्लाइड की बात, लेकिन आप समझ सकते हो, चाहे फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है, हर जगह पे अलग अलग न्यूमेरिकल्स में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता नहीं किया जाता, है ना। कभी भी आपको पावर ऑफ 10 का कन्वर्जन करना पड़ता है ना। कभी आर्मस्ट्रॉन्ग दे दिया, है ना, मिलीमीटर दे दिया, माइक्रो दे दिया, तो आपको उसमें पावर ऑफ 10 में कन्वर्जन करना ही करना पड़ेगा। बिना कन्वर्जन के पार नहीं पड़ेगी। समझ आई बात, नोट कर लिया ये। आई बात समझ में, आगे बढ़े। अच्छा, ये जो पावर ऑफ 10 कब कैसे होता है, इसको और थोड़ा समझिए, क्योंकि देखो ये न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है, तो थोड़ा मैं इसमें समय देने वाला हूं। अगर आप कोई पावर है 10⁻x और उसको मल्टीप्लाई करते हो 10⁻y से, क्या करते हो, दो 10 की पावर वाले वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 10 की पावर जो होगी वो क्या हो जाती है, हमेशा ऐड। 10 की पावर अगर मल्टीप्लाई है तो उनकी पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। समझ में आई बात। जैसे
देखो ये अभी मैं समझा रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल करते समय सर ये कैसे हो गया, कैलकुलेशन ये कैसे हो गई, उस समय अगर कुछ गड़बड़ किया तो सीधा चांटा मारूंगा, है ना। इसलिए अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत काम की बात है। 10⁻³ इंटू 10⁻², जैसे ये मल्टीप्लाई करा तो इसका मतलब क्या है, 10 की पावर क्या आने वाला है, इसमें पावर क्या आएगी, ऐड होएगी, मल्टीप्लाई नहीं होगी। 10⁻6 मत कर देना कभी, क्या आएगा, 5 आएगा। सुबह खाना खा के आए हैं क्या, एकदम जोर आ गया, तो 10⁻6, समझ में आया बात, 5, तो पावर ऐड होती है। इसी तरह से अगर मान लीजिए 10⁻x ऊपर है और नीचे कोई पावर को डिवाइड किया, तो क्या होगा, ये जो नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाते हैं, है ना, नीचे अगर कोई पावर है, जैसे मान लो 1/10 का पावर x है, तो ये जब ऊपर आएगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -x हो जाता है। समझ आई बात। तो इसी तरह से अगर 10 का पावर x ऊपर है और 10 का पावर y नीचे है, तो 10 का पावर x इंटू ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर -y, या फिर सीधा क्या हो जाएगा, 10 का पावर x माइनस वाई हो जाता है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो 10 का पावर 6 है, उसमें आप 10 के पावर 9 का डिवाइड करोगे तो बताओ कितना आएगा, कितना जाएगा, कितना आएगा, निकाल। मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड कर रहे हैं 10 के पावर 6 में 9 का, तो क्या होगा, 10 के पावर 6 में से 9 जाएगा, तो 6 में से 9 जाता है, कितना बचता है, -3 बचता है ना, बिल्कुल सही। तो 10⁻³ -3, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, आई बात समझ में, ओके। एक छोटा सा सवाल आपको करने के लिए देता हूं, आप बताओ, क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर। जो 10 सेंटीमीटर है ना, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करके बताओ। 10 सेंटीमीटर जो है उसको मिलीमीटर वाले वैल्यू में कन्वर्ट करके बताइए। ठीक है, क्या आएगा बताओ। आएगा क्या, तो कैसे करेंगे।
देखो आप क्या करोगे, 10 सेंटीमीटर है, इसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया, हुआ नहीं हो बताओ। तो ये आ जाएगा आपका 10 × 10⁻²मीटर, हुआ या नहीं हुआ बताओ। अब मिली लाने के लिए 10⁻³ लाना पड़ेगा, मिली लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, 10⁻³ तो आप क्या करोगे, 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻³ का डिवाइड कर दो, क्या करोगे, 10⁻³ का मल्टीप्लाई 10⁻³ का डिवाइड। इस 10⁻³ को कुछ मत करो, क्योंकि ये क्या देने वाला है, मिली देने वाला है, क्या देने वाला है, मिली। इसको तो लिख देता हूं मिली, तो ये पीछे क्या हो जाएगा, ये देखो 10 है, ये 10⁻² है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻+1 -2, और ये -3 पर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और इसको लिख देता हूं मिली, और ये हो गया मीटर। क्या ये नहीं हो जाएगा बताओ। मुझे क्या कन्वर्ट करना है, मिली लेके आना है। पहले सेंटी को तो केवल मीटर में कन्वर्ट किया, फिर इसके अंदर हम ऐसा कोई जुगाड़ बैठाते हैं कि 10⁻³ रह जाए, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ का, तो ये 10⁻³ तो दे देगा मिली वाला सिंबल, ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ये -2 और ये +1। समझ में आई कैलकुलेशन। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 10⁻² मिलीमीटर, या क्या हो जाएगा 100 मिलीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो, है ना। अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से देखो हम कन्वर्ट करते हैं चीजों को। अब नेक्स्ट देखो आगे, नेक्स्ट लेते हैं देखो डायमेंशन। ये तो था क्या, यूनिट, है ना, यूनिट, और ये क्या है पावर ऑफ 10। अब लेते हैं नेक्स्ट डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट लेते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है, देखो डायमेंशंस क्या होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर किस तरह से डिपेंड कर रही है, फंडामेंटल क्वांटिटी की किस पावर पे डिपेंड कर रही है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं, है ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी। देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। डेफिनेशन क्या है कि डायमेंशंस आर पावर ऑफ एनी, पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज
dimensions are dimensions of a physical quantity of a physical quantity dimensions of a physical quantity are the power are the power to which fundamental quantities must be be raised must be raised to represent the given physical quantity represent represent the given physical quantity, है ना। ये देखो डायमेंशंस का डेफिनेशन है कि डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, कौन सी, सात, है ना, लेंथ, मास, करंट, टेम्परेचर, इनकी पावर क्या हो और उन पावर्स से अगर अपन किसी भी जनरल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाता है, उनका डायमेंशन कहलाता है। और इस तरह के रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मूला होगा वो डायमेंशन फॉर्मूला कहलाएगा, है ना। सच रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला। सच रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला is called dimension formula। तो डायमेंशंस और डायमेंशन फॉर्मूला दोनों अभी अपन समझने वाले हैं धीरे धीरे, बहुत ही आसान है। डेफिनेशन में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे सबसे पहले जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज का देखो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी, मास। तो मास का देखो जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैपिटल एम। और उसको भी कैसे लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट बना के। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम है, और कैपिटल एम के इधर और इधर क्या लगा देते हैं अपन, ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ठीक है। कैपिटल एम के दोनों तरफ लगा देते हैं ब्रैकेट्स। मास, मास के बाद में आता है लेंथ। लेंथ का होता है कैपिटल एल, और कैपिटल एल के दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट्स लगा देते हैं। फिर आता है टाइम। क्या आता है, टाइम। माखा ने तो टाइम ही कौन ही, है ना। टाइम का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, कैपिटल टी, और आगे और पीछे लगा देते हैं ब्रैकेट्स। फिर देखो टाइम के बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर, टाइम को तो कैपिटल टी दे दिया, तो टेम्परेचर तो कैपिटल टी देने से रहे, तो क्या देते हैं इसको, इसको दे देते हैं कैपिटल के। क्या दे देते हैं, कैपिटल के दे देते हैं, या फिर थीटा भी दे देते हैं, या फिर क्या देते हैं, थीटा भी दे देते हैं। समझ में आई बात। फिर आता है करंट। क्या, करंट। करंट को जो डायमेंशन फॉर्मूला देते हैं एम्पियर वाला ए दे देते हैं। क्या देते हैं, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है करंट की यूनिट, एम्पियर। तो एम्पियर का जो ए है वो किसको दे देते हैं, करंट के डायमेंशन फॉर्मूला में यूज करते हैं, ठीक है। 5 हो गए, 2 और रहे हैं, कौन सा, एक तो मोल और एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
मोल का देख लो, हालांकि उन दोनों का रहने दो, उनका दोनों का काम अपने नहीं आने वाला ज्यादा जनरली, है ना। ये 5 हमें ध्यान रखने डायमेंशन फॉर्मूला जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के होते हैं। इन सभी में देखो मास का डायमेंशन फॉर्मूला है तो कैपिटल एम की पावर 1 है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल की पावर 1 है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला है तो कैपिटल टी की पावर 1 है, टेम्परेचर, मतलब इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला है। लेकिन इनमें पावर सभी में क्या है, 1 1 है अभी फिलहाल। लेकिन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी उसको हम क्या करेंगे, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो डायमेंशंस है, डायमेंशन फॉर्मूला है, उनकी टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे या करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, एग्जाम्पल्स और लेते हैं, अलग अलग जो जनरल क्वांटिटी है उनके, नोट कर लिए ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल है, तो जितनी भी तरह की दुनिया की लेंथ हो, चाहे वो विड्थ हो, हाइट हो, है ना, कोई भी लेंथ हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, उन सभी की डायमेंशन क्या होगी, एल ही होगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो, जैसे मान लीजिए हमें कोई दूसरी डायमेंशंस निकालनी है, अपन को निकालना है, मान लो जैसे वेलोसिटी v जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है d बाई टाइम। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी v जो है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें वेलोसिटी का डायमेंशन पता लगाना है, तो देखो कैसे पता लगाते हैं, है ना। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला देखो क्या होगा, v का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस का तो कितना हो गया, लेंथ के बराबर, और टाइम का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी के बराबर। अभी देखा ना हमने, लेंथ का तो कैपिटल एल होता है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी होता है या नहीं होता, होता है ना बड़बू, होता है ना। तो अब देखो एल अपॉन टी हो गया, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या रहेगा, लेंथ, ऊपर वाला लेंथ की पावर तो 1 रहेगी, लेकिन नीचे वाला टी जब ऊपर जाएगा तो उस टी की पावर क्या हो जाएगी, क्या -1 नहीं होगी, बताओ, -1 होगी ना। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल टी -1 आ जाएगा। ये वेलोसिटी का क्या कहलाता है, डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है, एल टी -1। ठीक है, एल टी -1 क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। यहां पे वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं कर रही, मास पे डिपेंड नहीं कर रही ना, तो देखो ये तो ठीक है, लेकिन आप इसको भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मास की पावर क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा ना। किसी की पावर 0 होती है तो उसका आउटकम क्या आता है, 1 आता है ना। कोई भी वैल्यू उसकी पावर 0 का आउटकम क्या होता है, 1। तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर क्या हो गया, -1। तो ऐसे भी लिख सकते हो m l और t के टर्म्स में, यानी कि तीनों अगर m l और t रखने हो तो ऐसे लिख सकते हो, हालांकि एल टी -1 भी सही है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट डायमेंशन देखते हैं एक्सेलरेशन की, किसकी, एक्सेलरेशन। देखो क्या होता है, एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए। देखो जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है बहुत सारी क्वांटिटीज नहीं हो जिनको उन्होंने आज तक नहीं देखा, ना ही समझा, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहां पर मैं हर क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला दे रहा हूं, है ना। एक बार आंखों से आप निकाल लीजिए, जैसे जैसे आप 11th और 12th पूरी पढ़ेंगे तो ये सारी क्वांटिटीज आपके सामने दोबारा आएगी, दोबारा हम यही डायमेंशन फॉर्मूले वगैरह निकालेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अपन निकाल रहे हैं जैसे एक्सेलरेशन जो होता है, हालांकि आपने एक्सेलरेशन ना पढ़ा हो, लेकिन मैं जब बता रहा हूँ एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताओ, निकाल लो। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, वेलोसिटी का तो हो गया एल टी -1, अभी जैसे निकाला, और टाइम का हो गया फिर नीचे टी हुआ।
ये नीचे वाला टी जब ऊपर जाएगा तो और क्या हो जाएगा, वापस -1। तो ये -1 और ये -1 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे ना। तो यहां से देखो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा LT-2। क्या आ जाएगा, LT-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला है वेलोसिटी का। ठीक है, अब देखो और डायमेंशन फॉर्मूले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोमेंटम, क्या मोमेंटम, इसका सिंबल होता है P। क्या होता है सिंबल, P। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, मोमेंटम होता है। अब मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला P। मास का तो हो गया देखो M, मास का क्या हो गया M। वेलोसिटी का भी निकाला कितना, LT-1 निकाला है नहीं निकाला। तो मोमेंटम का क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, MLT-1। ये आंसर हो जाएगा। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया MLT-1। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो डायमेंशन फॉर्मूले के और प्रैक्टिसेस करते हैं, नोट कर लिए ये। नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला लेते हैं फोर्स का। किसका, फोर्स। फोर्स जो F होता है ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास में जब एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आता है। चलो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो। बताओ क्या आएगा, बिल्कुल सही, MLT-2। ठीक है, आया, आ गया MLT-2। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मास का डायमेंशन और एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो अभी अपन ने निकाला था उनका यूज करते हुए फोर्स का डायमेंशन निकाल लेंगे, M×LT। भाई एक्सेलरेशन का क्या था, LT-2, और मास का कितना है, कैपिटल M। तो फोर्स का कितना आ गया, MLT-2। ये आपको याद रखना है, क्या करना है, इसको आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। MLT-2 इस फॉर्मूले को याद रखना, फोर्स की एक डायमेंशन याद रखना, क्योंकि इससे बहुत सारी डायमेंशन फटाफट निकल जाती है। ठीक है, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। और देखो देखो एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G होता है, इसका हमें डायमेंशन पता लगाना है। इसके लिए देखो फॉर्मूला है कि फोर्स जो होता है ना, ग्रेविटेशन फोर्स F, वो होता है G। दो मास हो गए M1 M2 और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है R²। अब हमें कैपिटल G का डायमेंशन निकालना है ना, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। तो निकालो क्या आएगा,
क्या आ जाएगा? देखो कैपिटल जी को ऐसे लिख सकते हैं, एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2, ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं ना? तो देखो अब कैपिटल जी का डायमेंशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फोर्स का डायमेंशन अभी हमने निकाला, MLT-2 निकाला। फोर्स का क्या डायमेंशन निकाला है अभी? MLT-2। आर स्क्वायर है, यानी कि ये क्या होता है? देखो डिस्टेंस होता है, आर क्या होता है यहाँ पे? डिस्टेंस, और उसका स्क्वायर करना है। M1 और M2 होते हैं मासेस, ये क्या है? मासेस है, तो देखो डायमेंशन रख देते हैं। आर स्क्वायर है तो डिस्टेंस का क्या हो गया? स्क्वायर नहीं हो गया, यानी कि एल स्क्वायर उसके डायमेंशन। उसके डायमेंशन क्या है? एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू मास, तो नीचे मास का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा ना। एक मास का m है, दूसरे का भी m है, तो m इंटू एम मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? m स्क्वायर, है ना। ये मासेस है अलग अलग, लेकिन दोनों की डायमेंशन तो सेम होगी ना, है मास ही। m स्क्वायर ऊपर गया तो g का देखो डायमेंशन क्या बनेगा? m की पावर 1 में से 2 गया तो कितना बचा? -1। तो m का पावर तो हो गया -1। फिर l, 2 और 1 और 2 कितना हो गया? L3, और t कितना हो जाएगा? -2। तो ये कैपिटल जी का क्या आ गया हमारे पास? डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2। m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2। आई बात समझ में? क्लियर है या नहीं बोलो? आगे बढ़े और एग्जाम्पल देखें। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है, जैसे एक क्वांटिटी होती है, इसको बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स एक क्वांटिटी है जिसका सिंबल है आई, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है बताओ? इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स का याद रखना है ना, MLT-2, उसको यूज करते हुए इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता लगाओ। फोर्स इंटू टाइम है, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम। आ जाएगा? क्या आएगा? ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा इम्पल्स का आई बराबर फोर्स, फोर्स का तो हो गया MLT-2, और इसका मल्टीप्लाई करना टी से, तो -2 + 1, यानी कि क्या रह जाएगा इम्पल्स का? MLT-1। ये आंसर आ गया, आया नहीं है इम्पल्स का। नेक्स्ट इम्पल्स के बाद नेक्स्ट लिखते देखो टॉर्क। क्या है ये? एक टॉर्क क्वांटिटी है जिसका सिंबल होता है टॉ, और ये क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। फोर्स इनटू फोर्स का रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है हमारा टॉर्क। टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन? आ गया? M L, L का कितना आएगा पावर?
एल का कितना है पावर, आर यहाँ पे डिस्टेंस है, एफ फोर्स है। ये हो जाएगा एम एल टी -2 फोर्स का, तो और डिस्टेंस का फिर एक एल, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा, एम एल का पावर 2 टी का पावर -2। ठीक है, और एग्जांपल, जैसे एक क्वांटिटी होती है वर्क, क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी भी यूनिट लेंथ वाली होती है, ये है डिस्प्लेसमेंट। बताओ क्या होगा, सेम होएगा ना, यही सेम आ जाएगा, वर्क का और टॉर्क का यूनिट सेम होता है। तो दो क्वांटिटीज की यूनिट जो है सेम हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्क W, इसका भी यूनिट यही आ जाएगा, एम L2T-2। इवन वर्क का और एनर्जी का भी सेम होता है, एनर्जी भी अगर आप आगे पढ़ेंगे, एनर्जी एनर्जी है ना, एनर्जी का भी वर्क के जैसा ही यूनिट होता है, हालांकि डेफिनेशन अलग होता है, पर कितना होता है, ML2T-2। वर्क और एनर्जी और टॉर्क, इन तीनों का यूनिट सेम होता है। ये पॉइंट नोट ऐसे लिख भी लेना भले। नोट क्या है, यूनिट या फिर डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ वर्क या फिर टॉर्क, टॉर्क कॉमा वर्क एंड एनर्जी आर सेम। ठीक है, जो टॉर्क है, वर्क है और एनर्जी है, इनकी यूनिट्स क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। आगे पढ़ोगे धीरे धीरे ये सारी क्वांटिटीज आपके सामने आएगी। अभी फिलहाल कुछ एक क्वांटिटीज लेते हैं। नेक्स्ट देखो, नोट कर लिया, नेक्स्ट, नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जिसका सिंबल होता है, या फिर एक बेसिक फॉर्मूला इसका रहता है mr²। m तो हो गया मास और r हो गया डिस्टेंस, है ना। बेसिक फॉर्मूला एक सिंपल जो रहता है वो mr² रहता है। m मास है और r हो गया, कितना आ जाएगा, ml², बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, I का हो जाएगा ml² हो जाएगा, है ना। t की पावर पे डिपेंड नहीं करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक और देखो बड़ी इंपॉर्टेंट, पावर p, पावर p फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है इसका, वर्क अपॉन टाइम। बताओ इसका क्या यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला होगा, वर्क का भी देखा, वर्क का, टॉर्क का, एनर्जी का सेम, है ना। तो पावर का बताओ, पावर का क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम के हिसाब से। हम्म
ठीक है, ml² t नीचे वाला टाइम ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -3 आएगा ना, तो क्या आएगा? पावर का डायमेंशन आ जाएगा, वर्क का हो जाएगा ml/2t - 2 डिवाइडेड बाय t। तो ये आ जाएगा ml/2t - 3, है ना? ये आएगा डायमेंशन फॉर्मूला इसका, पावर का। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। ये पावर का हो गया। फिर पावर के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। एक होता है एंगुलर मोमेंटम। एल एटॉमिक स्ट्रक्चर में आया था ना, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, MVR। मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है एंगुलर मोमेंटम। बताओ क्या आएगा इसका आउटपुट वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला। है बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, सही। ये हो जाएगा MLT-1 तो ये हो जाएगा ML2T-1। ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो कुछ स्पेशल एग्जांपल है, जैसे एंगल जो होता है थीटा, एंगल थीटा ये होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या होता है? एंगल इस तरह से डिफाइन किया जाता है ना? कोई भी जो आर्क होता है, जब अपन कोई आर्क कट करते हैं तो उस आर्क की जो लेंथ होती है, उस आर्क की लेंथ पे जब इस रेडियस का डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है? थीटा आता है, एंगल आता है। तो एंगल की डायमेंशन देखो क्या होगी, यहाँ पे कोई डायमेंशन आएगी क्या? आएगी? नहीं आएगी ना। यहाँ पे एंगल की जो डायमेंशन है देखो, ऊपर लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो क्या हो जाएगा? लेंथ की पावर 0। यानी कि जो एंगल होता है थीटा वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो एंगल जो होता है बिल्कुल भी डायमेंशन नहीं होती, इसकी डायमेंशन लेस होता है। और एग्जांपल देखो, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसका सिंबल होता है ओमेगा। ये होता है एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होता है ये? एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। तो बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा एंगुलर वेलोसिटी का? हम्म क्या आएगा? क्या आएगा? T-1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर एंगल का तो कोई डायमेंशन नहीं है, ये एंगल है। अभी अपन ने देखा एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ओमेगा का क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इसका सिंबल होता है इसको ओमेगा, डब्ल्यू जैसे ही होता है, पर बोलते क्या है इसको? ओमेगा। तो ओमेगा का क्या होता है? इसका कोई डायमेंशन नहीं, इसका 1/t, तो क्या हो जाएगा? टी की पावर -1। तो ओमेगा का डायमेंशन होता है एंगुलर वेलोसिटी का टी की पावर -1।
एंगुलर एक्सेलरेशन सिंबल होता है अल्फा, ये होता है ओमेगा अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला, टी माइनस टू हो जाएगा ना, इसका टी माइनस वन है, नीचे टी है, तो ये हो जाएगा टी अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी, ये कितना हो जाएगा टी माइनस टू। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा टी माइनस टू। ठीक है, टी माइनस टू हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। फिर देखो और लेते हैं, नोट कर लीजिए ये, एरिया और वॉल्यूम का बताओ कितना होगा। एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, उसका बताओ। हम्म, एरिया का क्या होगा, लेंथ और विड्थ का दोनों का लेंथ हो गया तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। हम्म, जैसे एरिया का देखें, एरिया ए ये क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। और देखते हैं वॉल्यूम का, वी इसका सिंबल होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर इसको देखें एरिया ए तो आएगा लेंथ इंटू लेंथ यानी कि लेंथ स्क्वायर, और वॉल्यूम वी क्या हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ तो एल का पावर थ्री, एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वांटिटी और है, ये है डेंसिटी। क्या है ये डेंसिटी, रो क्या होता है, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जब मास में वॉल्यूम का डिवाइड करते हैं तो डेंसिटी आता है। बताओ डेंसिटी का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये हो जाएगा डेंसिटी का, ऊपर मास का तो हो गया कैपिटल एम और लेंथ का हो गया वॉल्यूम का हो गया एल के पावर थ्री, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा एम एल की पावर माइनस थ्री, ये आंसर आ जाएगा एम एल की पावर माइनस थ्री। ये है डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, आया समझ में डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। और देखो डायमेंशन फॉर्मूला लेते हैं डेंसिटी के बाद में, नेक्स्ट देखो डायमेंशन फॉर्मूला लेते हैं। ये देखो 11th क्लास की जो क्वांटिटीज है उनका ले रहे हैं अभी। अभी जो 11th क्लास में आपके अलग अलग जगह पे क्वांटिटीज आती है ना, उन सभी का ले रहे हैं। 11th क्लास में अगर मैं सेकंड बुक में जाऊं, सेकंड बुक में
हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह भी आता है, स्ट्रेस स्ट्रेन, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो भी ले लेते हैं। देखो एक होता है स्ट्रेस, होता है सिंबल सिग्मा। क्या होता है? स्ट्रेस सिंबल होता है इसको सिग्मा। सिंबल क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो बताओ स्ट्रेस जो है सिग्मा, इसका क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला? हम्म बताओ क्या होगा स्ट्रेस का फॉर्मूला? क्या होगा? एम एल की पावर -2? नहीं, फोर्स का क्या है? मैंने बोला याद रखना है क्या? MLT -2। फिर एरिया का भी निकाला, एल का 2। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? एल की पावर क्या आएगी? एल का पावर क्या आएगा? 1 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? -1 बचेगा ना। तो स्ट्रेस का क्या आएगा? एम एल का पावर -1, टी का पावर -2। ये होता है स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला। एक होता है स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेन ई। ये होता है डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। ये होता है स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। क्या हो जाएगा इसका? कोई डायमेंशन होगी क्या इसकी? भाई जो लेंथ में चेंज है उसका डायमेंशन क्या, और इनिशियल लेंथ का भी डायमेंशन क्या? तो एल का पावर 0, यानी कि ये क्या होता है? डायमेंशन लेस हो जाएगा। और देखो इस चैप्टर के कुछ क्वांटिटीज, एक होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं वाई, कैपिटल वाई होता है इसका सिंबल। ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है ये? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो बताओ वाई का डायमेंशन क्या आएगा? यही आ जाएगा सेम, क्योंकि नीचे स्ट्रेन है उसका तो कोई डायमेंशन नहीं है। तो जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है भाई, इसका यही सेम हो जाएगा, एम एल का पावर -1, टी का पावर -2। यही हो जाएगा इस यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई का। ठीक है, आगे बढ़े। फिर देखो और क्वांटिटीज आएगी 11th क्लास के सेकंड बुक के फिजिक्स के चैप्टर्स में। क्या क्या आएगी देखो। बढ़े आगे। देखो क्या होता है, एक होता है विस्कस फोर्स। यहां पे मैं विस्कोसिटी के निकालना चाहता हूं वैसे। विस्कोसिटी,
इसका सिंबल होता है नीटा। क्या बोलते हैं इसको? नीट है तो नीटा। एन को थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं नीटा। विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। एक ये फॉर्मूला होता है विस्कस फोर्स का। यहाँ पे एफ जो है इसको तो ड्रैग फोर्स बोलते हैं, ड्रैग फोर्स है तो भी इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स वाली होगी। ये ड्रैग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स होता है। 6 पाई तो हो गया कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट है और इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। नीटा हो गया हमारे पास विस्कस विस्कोसिटी। आर होता है रेडियस ऑफ स्फीयर और वी होता है वेलोसिटी। अब आपको पता लगाना है कि नीटा का कांस्टेंट है और ये डायमेंशन लेस है ना, कोई डायमेंशन नहीं होती 6 पाई की। अब नीटा का डायमेंशन बताइए क्या होगा? नीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? हम्म। ठीक है, क्या आया बताओ? आया क्या नीटा का? देखो नीटा निकालना है। नीटा, नीटा को क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन 6 पाई आर वी लिख सकते हैं। फोर्स का क्या हो जाएगा? एम एल टी -2 डिवाइड बाई 6 पाई का कुछ नहीं, डायमेंशन लेस। आर रेडियस, रेडियस का लेंथ वाला ही तो यूनिट होएगा। रेडियस का एक लेंथ ही तो है ना, डिस्टेंस ही तो रेडियस सेंटर से सर्कल की। और v हो गया LT-1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो नीटा का डायमेंशन देखो क्या आ जाएगा। m को कुछ नहीं किया, l से कैंसिल, l ऊपर जाएगा तो L-1, T-2 है, +1 ऊपर जाएगा तो T-1। तो m इंटू L-1 T-1, ये डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, ये किसका डायमेंशन आ गया? नीटा का डायमेंशन आ गया, विस्कोसिटी। क्लियर? हम्म। हाइवा समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट एक टर्म होता है हीट करंट, या फिर हीट जो होता है ना, हीट, एक पॉइंट ध्यान रखना, हीट का जो है वो एनर्जी के जैसा ही होता है, एनर्जी या फिर वर्क के जैसा ही होता है ना, हीट का डायमेंशन भी। तो ये याद रखना, हीट वर्क का क्या आया था? ML2T-2 आया था ना। तो हीट का डायमेंशन भी क्या होता है? ML2T-2। एक आता है हीट करंट, हीट करंट, ये क्या होता है? हीट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? हीट अपॉन टाइम। जो गर्माहट होती है ना, गर्म जब से, हीट उसको बोलते हैं। हीट अपॉन टाइम क्या होता है? हीट करंट। तो हीट करंट का कितना हो जाएगा? है
ये क्या हो गया, हीट, क्योंकि वर्क के जैसे ही तो वर्क अपॉन टाइम वाला हो गया, तो इसका यूनिट जो है वो पावर के जैसे ही हो जाता है। किसके जैसा, पावर के जैसा। तो वो पावर वाला जो आया था ना, ml/2t -3 या -1, क्या आएगा, -3 आएगा ना। पावर का क्या आया था, ml/2t -3 आया था क्या। तो ये हीट करंट का होता है। ठीक है, हीट का सिंबल होता है कैपिटल क्यू, हीट करंट का सिंबल होता है H, जो कि होता है Q/T। ठीक है, और भी कई तरह की यूनिट्स हम देखेंगे, है ना। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं।